हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है वैश्वीकरण की समझ, मतलब अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम के क्वेश्चन और आंसर। एक प्रकार से ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, तो उनके क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में हम बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के नज़रिए से। तो बेसिकली आपकी जो बुक का नाम है, ठीक है, वो है वैश्वीकरण की समझ। तो आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन तो आपका वैश्वीकरण से रिलेटेड आएगा ही आएगा, मतलब कि वैश्वीकरण शब्द से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है? राज्य वैश्वीकरण का शिकार है या एजेंट, या दोनों? इसके ऊपर आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे गए हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको बताना है वैश्वीकरण क्या है, मतलब वैश्वीकरण की एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में जो भी पॉइंट्स आपको आते हैं आपको अच्छे प्रकार से वैश्वीकरण के बारे में बताने हैं। वहीं इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, राज्य वैश्वीकरण का शिकार है या एजेंट, या दोनों। इसका मतलब है कि वैश्वीकरण का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव ऐसे पड़ता है कि राज्य उसका शिकार बन जाता है या फिर उसका एजेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये जो राज्य वाला पार्ट है ये आपको अपने हिसाब से बताना है। मेनली जो आंसर लिखा जाता है राज्य वाला, वो लिखा जाता है कि शिकार है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण राज्य की जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। ठीक है, और तो और राज्य का यहाँ पे आप कह सकते हैं देश के बारे में, राज्य को क्या कहा जा रहा है, देश कहा जा रहा है। तो जो देश है अगर उसके अंदर वैश्वीकरण आता है तो जो गवर्नमेंट की पावर है वो इकोनॉमी में कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको यहाँ लिखना है। तो इसका आंसर, चलिए इसका आंसर भी एक बार देख लेते हैं। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, सबसे पहले हम बताएंगे वैश्वीकरण के बारे में। तो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों और संगठनों के बीच संबंध एवं सहयोग को मजबूत किया जाता है। ये एक मानवीय प्रयास है जो लोक संस्था समृद्धताओं के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों को जोड़ने का प्रयास करता है। तो वैश्वीकरण के अंदर क्या होता है, कई सारे देश या फिर पूरा विश्व एक, आप कह सकते हैं कि घर की तरह हो जाता है। ठीक है, जिसमें सारे देश एक दूसरे से मिलकर कनेक्ट होकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह एक मानवीय प्रयास है, मतलब मानव के द्वारा किया गया प्रयास है जो लोगों, संस्थाओं और समृद्धताओं के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों को जोड़ने का प्रयास करता है। यहाँ पे हम लोगों के द्वारा, बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा और समृद्धताओं के द्वारा एक दूसरे देश से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अच्छे संबंध, व्यापार, विकास और आधिकारिक सहयोग की स्थापना करना है। तो वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ताकि अच्छे संबंध बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार फैल सके, जो देश अविकसित है उनमें भी विकास हो सके और आधिकारिक सहयोग हो सके। ठीक है, फिर वैश्वीकरण का महत्व आजकल बढ़ रहा है क्योंकि विश्व में साझा मुद्दे को सामरिक निर्णयों की आवश्यकता होती है और एक एकल राष्ट्र के अकेले समाधान से अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो मेनली क्या होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि एक जो देश है वो उन मुद्दों के लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक प्रकार से पूरे विश्व को मिलकर उन मुद्दों को सॉर्ट आउट करना होगा, जैसे कि आतंकवाद हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि एक देश अगर पूरी कोशिश करे तो भी इन मुद्दों को खत्म नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि सारे देशों को मिलकर क्या करना है, एक राष्ट्र के अकेले समाधान से अधिक सफलता मिल सकती है अगर सारे देश मिलकर इसका साथ मिलकर ये मुद्दों को समाप्त करें। वैश्वीकरण द्वारा राष्ट्र को अपनी सांघिक और आर्थिक संरचनाओं में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। साथ ही साझा मानवीय मूल्य, न्यायिक अधिकारों और वैश्विक सुरक्षा के लिए मानकों की स्थापना भी की जाती है। तो क्या होता है कि जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है किसी देश में, तो वहाँ पे उस देश की जो इकोनॉमी है उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने होते हैं, जिसके आधार पर वैश्वीकरण वहाँ पे अपनाया जाएगा। वैश्वीकरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रभाव डालता है। ठीक है, किसी भी देश पर जो वैश्वीकरण है वो आर्थिक रूप से भी प्रभाव डालता है, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सांस्कृतिक और पर्यावरण के रूप से, मतलब 5 प्रकार से ये 5 आयाम हैं किसके, वैश्वीकरण के। इन 5 आयामों के आधार पर आप वैश्वीकरण को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से उसका वर्णन कर सकते हैं।
इसके माध्यम से लोग अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध और विकास के लिए सहयोग करते हैं। इसे विश्व अर्थव्यवस्था, व्यापार, प्रौद्योगिकी, संगठनात्मक विकास, साझा विज्ञान और अनुसंधान, शिक्षा के कला क्षेत्र में भी दिया जा सकता है। तो एक प्रकार से क्या होता है कि इसके माध्यम से क्या होता है, लोग अन्य राष्ट्रों के साथ, जो मतलब एक देश के लोग हैं वो दूसरे देशों के लोगों के साथ मिलकर विकास के लिए सहयोग कर सकते हैं। मतलब एक देश दूसरे का विकास में मदद कर सकता है, ठीक है। यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँचा के हम लोग वहाँ का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट बताने हैं। इतना हो गया। उसके बाद हम बात करें वैश्वीकरण राज्य को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आर्थिक प्रभाव बताए हैं, ठीक है, सामरिक प्रभाव बताए हैं, सांस्कृतिक प्रभाव भी बताए हैं, ठीक है, और सामाजिक प्रभाव, साथ के साथ पर्यावरण और न्यायिक प्रभाव भी बताए हैं। तो ये कुछ प्रभाव हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको हमारी वेबसाइट पे, हम इसको वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे वीडियो के बाद, तो आपको इनको जाके वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इन पॉइंट्स के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, या राज्य उसका एजेंट है या फिर शिकार है, तो आप इन पॉइंट्स को वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, परंतु इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। तो आपको जो आंसर है वो अपने हिसाब से वहाँ पे चेंज करके बनाना होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप आर्थिक प्रभाव में बता सकते हैं कि किस प्रकार वैश्वीकरण का राज्य पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है। नए नए काम आते हैं, ठीक है, नए नए काम होते हैं, नई नौकरियाँ ईजाद होती हैं समय के साथ साथ, जिस प्रकार वैश्वीकरण बढ़ता रहता है। सामरिक प्रभाव में आप बता सकते हैं कि राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों पर भी प्रभाव डालता है। वहीं सांस्कृतिक प्रभाव में हम ये लिख सकते हैं कि जो गरीब देश है उसकी संस्कृति समाप्त होती चली जाती है, ठीक है, जब उस देश में वैश्वीकरण की स्थापना होती है और वैश्वीकरण विकास करता है, क्योंकि वह देश जो कि विकसित है वो अपनी संस्कृति गरीब देशों पे थोपता है या फिर वहाँ पे अपनी संस्कृति बसाने की कोशिश करता है। सामाजिक प्रभाव में आप बता सकते हैं कि समाज में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि वैश्वीकरण सामाजिक संरचना पर भी प्रभाव डालता है। लोगों की सामाजिक पहचान, जातीय और सामाजिक बंधनों में बदलाव की धारणा के कारण राज्य के भीतर सामाजिक बदलाव भी होता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, समाज जो है विकास करता है। तो जो जातियां हैं उनमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, लोगों के पहनावे में चेंजेस मिल जाते हैं, उनके खान पीन में चेंजेस मिल जाते हैं। पर्यावरण पे काफ़ी बड़ा प्रभाव डालता है वैश्वीकरण के कारण। आप कह सकते हैं कि पर्यावरण को हानि बहुत बड़े स्तर पर पहुंचती है, क्योंकि पेड़ काट दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज लगानी होती है, नए सेक्टर्स बसाने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं। फिर आगे देखें, सेकंड क्वेश्चन आता है समकालीन वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम। तो जो कि हमने ऊपर पढ़ा, जो मैंने आपको आयाम बताए, वही आयाम का क्वेश्चन ये है। यहाँ पे आपको क्या उनके आयाम बताने हैं। सेम चीज़ जो किसी राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं, एक प्रकार से उनको आप अगर चेंज कर देंगे तो वो उनके आयाम बन जाएंगे। जैसे आर्थिक आयाम क्या होते हैं, आयाम का मतलब है कि जहाँ पे वैश्वीकरण बढ़ रहा है या फिर जहाँ पे वैश्वीकरण स्थापित हो रहा है उस जगह पे वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ेंगे। आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे, सामरिक प्रभाव पड़ेंगे, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, तकनीकी आयाम मतलब टेक्नोलॉजी के जो प्रभाव हैं वो पड़ेंगे, साझा विज्ञान और अनुसंधान ये भी उसका एक आयाम है, मानव संसाधन विकास ये भी उसके आयाम है, ठीक है, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये जितने भी आयाम आपको आते हैं, आप पॉइंट वाइज अगर आप बताने की कोशिश करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ किस प्रकार से आएंगे। आप इन क्वेश्चन की जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ब्लॉग वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके इनको फ्रीली पढ़ सकते हैं। समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करें। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया था उसका वर्तमान समय में जो राजनीति है उसमें उसकी क्या करना है, आपको आलोचनात्मक वर्णन करना है। मतलब उसके बारे में आपको काफ़ी डीपली और एक्सप्लेन करके बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, उसको कब स्थापित किया गया, उसमें टोटल कितने कंट्रीज कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो उसके सुरक्षा और शांति, यहाँ पे यूएन आलोचनात्मक रूप में देखने के लिए हमें उसके कुछ मुख्य कार्यों को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क किया हुआ है उसके बारे में, जैसे सुरक्षा और शांति स्थापना करने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करा, विकास के काम करने के लिए यूएन ने क्या क्या करा है, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या, और मानवाधिकारों का जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ने आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े स्तर पर मानव के जो अधिकार हैं उनको सेफ रखने के लिए काम किया है। फिर वातावरण सुरक्षा,
मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की, बहुत सारे संगठन बनाए गए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान समय में भी क्या कर रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वहीं आवश्यक संगठनाएं, मतलब कुछ ऐसी संगठन बनाए गए जिनकी आवश्यकता थी समय पड़ने पर, और उन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पर काम किया, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन हो गया, या फिर आवास और शहरी विकास संगठन हो गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम हो गया, विश्व पर्यटन संगठन हो गया जो कि पर्यटन मतलब ट्रैवलिंग के क्षेत्र में जो हेल्प करता है लोगों की। आगे बढ़े, शांति और सुरक्षा का प्रयास के लिए उसने क्या करा, तो ये पॉइंट जो है वो ऊपर से ही एक बार और कॉपी हो गया है। ठीक है, तो टोटल आपको 5 से 6 पॉइंट आप यहाँ पे बना के अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो यूएन के बारे में, फिर उसके बाद आपको क्या आखिर में जब आप पॉइंट लिख देना, तो आपको एक काम करना है कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो जिसको आप एक प्रकार से कंक्लूजन कह सकते हैं, कि निष्कर्ष जो आपके पूरे आंसर का है वो आपको 2 से 3 या 4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो आंसर है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, जिससे आपके मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे आ जाएंगे। फिर आगे बढ़े, भूमंडलीयकरण और जलवायु परिवर्तन। भूमंडलीय उष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये क्या है और आप इनसे क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आपसे 2 पार्ट में पूछा गया, पहले आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, फिर आपको बताना है जलवायु परिवर्तन के बारे में। आप इनको आगे पीछे बता सकते हैं, जैसे कि हमने इनको आगे पीछे लिख दिया है। तो पहले आपको क्या करना है, भूमंडलीकरण के बारे में बताना है। तो पहले हम उसके बारे में देखें। ये एक प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो गर्म होती जा रही है समय के साथ साथ। ठीक है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी वृद्धि हो रही है, जिनसे पृथ्वी का जो तापमान है वो समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जो मौसम में है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, भूमंडलीकरण का जो क्वेश्चन है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाला जो क्वेश्चन है ना, मेनली ये आपका पर्यावरण वाले मुद्दे, जो कि आपके बुक में आखिरी के कुछ चैप्टर्स हैं उनमें पर्यावरण रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, भूमंडलीकरण और जलवायु परिवर्तन। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। ठीक है, भूमंडलीकरण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, साथ के साथ जो आंदोलन दिए गए हैं आपके चैप्टर में, उन आंदोलन को भी आप अच्छे से कवर अप करिए, क्योंकि वो आंदोलन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, संक्षिप्त में आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है। मतलब ये आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स आ गए कि आपको यहाँ पे कुछ 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उन 4 टॉपिक पे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी है, 5 से 6 लाइन में उस टॉपिक को मेनली एक्सप्लेन कर देना कि उस टॉपिक का क्या मतलब है। अगर वो कोई संगठन है तो उसका कब स्थापना हुई, उसमें किस तरह का काम किया जाता है और कितने सदस्य हैं। अगर कोई और है, जैसे मानव विकास सूचांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देना है कि ये क्या करता है। जो मानव का विकास हुआ है किसी देश में, उसको निर्धारित करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया। उस इंडेक्स के आधार पर कंट्रीज़ को क्या करा जाता है, सेट किया जाता है कि ये कंट्री में इतना विकास किया गया है, उस कंट्री में इतना विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ 6 महत्वपूर्ण आयाम है वैश्वीकरण के। अगर वैश्वीकरण के आधार पर हम मानव विकास सूचकांक को देखें तो हम यहाँ पे 6 चीज़ों के आधार पर मानव विकास को सेट कर सकते हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, जीवन अभाव सूचांक हो गया, शिक्षा हो गई उस देश में कि जीवन काल कितना है, अधिकारिता कितनी है, और आय अनुज्ञा कितना है। वैसे तो हमने यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा लिखा है, बेसिकली आपको इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना है। मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, वो क्या होता है और उसको किस प्रकार यूज़ किया जाता है। यहाँ आगे देखें, सेकेंड आता है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपसे ब्रीफ में भी पूछा जा सकता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अदरवाइज आपसे मेन क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रही है। साथ के साथ इस अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग सभी देश एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं विकास करने में। तो इस प्रकार से आप क्या बना के लिख सकते हैं अपने आंसर को, और आप जितना अच्छा बना के लिख पाएंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप रटा रटाया लिखेंगे तो काफ़ी हो सकता है कि आप कहीं मिस्टेक हो जाए या फिर आप उतना ध्यान ना रख पाए। इसीलिए आपको क्या करना, मेन चीज़ें पढ़ लेनी है और मेनली आपको वहाँ जाके अपने हिसाब से आंसर बना के लिखना है। ये कोई बड़े ऐसे टॉपिक्स नहीं है जिनके बारे में आप अपने समय मतलब एग्जाम टाइम में बैठ के उनका आंसर नहीं बना सकते। ठीक है, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम क्या है, संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको मेनली बता देना है कि कई सारी संस्कृति एक साथ आ रही हैं। ठीक है, साथ के साथ आप कह सकते हैं कि जो संस्कृति कमज़ोर है वो लुप्त होती जा रही है वैश्वीकरण के कारण, जो संस्कृति काफ़ी ज़्यादा विकसित है वो
पूरे देश में, सॉरी पूरे विश्व में प्रभाव डाल रही है। जैसे हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वेस्टर्न जो संस्कृति है, अमेरिकन संस्कृति, वो विश्व में हर जगह प्रभाव डाल रही है। वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान, ठीक है, वहाँ का आप कह सकते हैं जिस प्रकार का वहाँ पे कार्य किया जाता है उस प्रकार के कार्य यहाँ पे भी किया जा रहा है, उसी प्रकार से काम किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण के कारण संस्कृति, मतलब संस्कृति का विकास तो हो ही रहा है साथ के साथ, परंतु जो संस्कृति छोटी है, कमज़ोर है, वो गायब भी हो रही है। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन के बारे में बताना है। वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किए गए, क्यों किए गए, इनके बारे में बताना है। क्यों किए गए? क्योंकि जिस देश के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है वो देश जानता है कि वैश्वीकरण के कारण उस देश में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे कि वहाँ की संस्कृति लुप्त हो रही है, वहाँ के पर्यावरण को बहुत बड़े स्तर पर हानि पहुँच रही है, और साथ के साथ जितने भी पॉइंट आपको आते हैं वो यहाँ पे आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मेनली इन क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस करा किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इनका कंप्लीट आंसर आपको हमारी ब्लॉग वेबसाइट पे मिल जाएगा। हम जल्द से जल्द इनको अपलोड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप क्या करिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, इनका आंसर किस प्रकार से लिखा गया है ये देख लीजिए, और आपको एग्जाम में जाके अपने हिसाब से आंसर अच्छे से बना के लिखना है। और आप आंसर बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में मत लिख दिए कि आपने किसी 15 नंबर के क्वेश्चन को जो आंसर है उसको 2 से 3 या 4 पैराग्राफ में लिख देना। नहीं, आपको क्या करना है, 6 से 7 पॉइंट्स बनाने हैं अगर आंसर में पॉइंट्स पूछे गए हैं, अदरवाइज आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में कन्वर्ट करके लिखना है। तो क्या होगा, आपका जो आंसर है काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो ईजिली रीड कर पाएगा, और अगर आपने पॉइंट अंडरलाइन किया है तो पॉइंट को पढ़ते ही एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपने जो पॉइंट बनाया है वो किस बारे में बनाया है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।